वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 7 बायोलॉजी सेक्शन। टाइटल है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में मैं स्ट्रिक्टली चैप्टर एंड एनटीए सिलेबस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ, वही टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, इसमें मैंने एनसीईआरटी प्लस जो दूसरी रेफरेंस बुक है जेनेटिक्स बाय पियर्स, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को क्लब किया है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन हम एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू करेंगे, दोनों ओल्ड एंड न्यू पीडीएफ्स को। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है वो ये है कि हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स ए हाइपोथेटिकल स्टेट। सो इट टॉक्स अबाउट एन आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल कंडीशन जिसमें कोई एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस नहीं हैं। ओके, एंड इस वजह से एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की स्टेबल रहती है अक्रॉस जेनरेशंस। उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देर इज इक्विलिब्रियम, जिसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम में आपका जीन पूल जो है, टोटल पॉपुलेशन में द नंबर ऑफ एलीज एंड जीन्स वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, इट इज a state of balance and stability, and it indicates there is no evolution happening. So allele and genotypic frequencies in a population remain stable across generations. Okay, so this is an hypothetical situation. In reality, this equilibrium is often disturbed by these factors. हमने ऑलरेडी म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कवर कर लिया है पहले के लेक्चर टॉपिक्स में। आज हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एज ए स्टूडेंट आप सोचेंगे कि जब ये है ही नहीं, रियल लाइफ कंडीशन है ही नहीं, वाई आर वी स्टडिंग दिस? ओके, सो ये हम स्टडी करते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ मच द रियलिटी इज वेरिंग फ्रॉम द आइडियल कंडीशन। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ओके, द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, there is disturbance in the genetic equilibrium. That means the frequency of alleles will change, okay, and this will indicate evolution. अगर measured value expected value से vary करेगी, that will clearly indicate there is evolution happening in the population. हार्डी वाइनबर्ग हम कब स्टडी करते हैं? जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। हार्डी वाइनबर्ग एक सिंगल इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता, पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। एंड यहाँ हम जीन पुल की बात करते हैं, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन द पॉपुलेशन। अंडर इक्विलिब्रियम दे शुड रिमेन कांस्टेंट। अभी देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर जीन की प्रेवलेंस की स्टडी कर रहे हैं, ओके, अब इसमें जो ये पिंक कलर आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है डोमिनेंट एलील ऑफ द जीन। एलील आर द वेरिएंट्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए जीन, alternating forms of a gene are called allele. So this is one form, and this blue indicates the other form. Okay, this is recessive and this is dominant. The frequency of allele A in the population is indicated by this alphabet small p, and you are supposed to denote it in decimal form. Similarly, frequency of the recessive allele is denoted by the letter Q, again in decimal form. And when you add the allelic frequencies, you should get 1. So when you have two alleles, you can have three different genotypes: homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive. पहली स्लाइड में हमने p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वो एक इक्वेशन हमें मिल गया था, एंड दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स. व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन? हाउ विल यू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी? अब हम समझेंगे कि जो सेकेंड इक्वेशन है हार्डी वाइनबर्ग का, उसे कैसे हम डिराइव करते हैं. जीनोटाइप स्टडी के लिए हम इस तरह का प्यूनेट स्क्वायर यूज करते हैं. So capital TT indicates homozygous
dominant individual. This indicates homozygous recessive individual. And these are heterozygous dominant individuals. Now, if I have to study the frequency of the genotype, I will make a similar table and now I will substitute the frequency values P, Q, P, Q. So, the probability that allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities. आप इसको और इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो p स्क्वायर बन जाएगा. Okay, so product of probabilities will indicate the number of genotypes in the population for the dominant allele. Similarly, the probability that allele A with a frequency of Q appear on both the chromosome. जब दोनों क्रोमोसोम पे होंगे तभी तो हमको ये मिलेगा ना, Q into Q. तो Q square indicates the probability of individuals with recessive allele. Okay, we are talking about individuals, the diploid individual. तो इसलिए हम दोनों की फ्रीक्वेंसीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें Q स्क्वायर वैल्यू मिलती है. अब देखिए हेट्रोजाइगस में क्या होगा, ये पी क्यू एंड ये भी पी क्यू, तो ये दोनों एड अप होके 2 PQ बनेंगे. सो अब हमें मिलता है सेकेंड इक्वेशन, हार्डी वाइनबर्ग एल्जेब्रिक इक्वेशन, विच इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ. एंड क्योंकि हम अभी फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, ये फ्रैक्शंस में शो होती हैं, तो इसका सम टोटल हमें मिलेगा 1. सो देखिए, पी स्क्वायर क्या डिनोट करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट. क्यू स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ओके, द ऑर्गेनिज्म, either the animal or the plant. And 2 PQ is heterozygous dominant. सो अगर आपको ये वैल्यू मिली है पी स्क्वायर क्वेश्चन में, तो आप एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली इसका स्क्वायर रूट करना है. ओके, तो आपको एलील की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. सेम वे अगर क्यू का स्क्वायर रूट निकाला तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. अब देखिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था नीट 2014 में. In a population of 1000 individuals, 360 belong to the genotype AA. So now we are talking about individuals. उनके जीनोटाइप हैं. तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर एलील फ्रिक्वेंसी दी होती तो तब हम p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 वो इक्वेशन यूज करते. सो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये एक कीवर्ड है, इंडिविजुअल्स के नंबर्स दिए गए हैं डेटा में. सो 360 बिलोंग टू homozygous dominant, 480 to heterozygous dominant, and the remaining 160 to homozygous recessive. Based on this data, the frequency of allele capital A, the dominant allele in the population is, so see, these are the number of individuals and they are asking the frequency of allele. So p square you can determine and then you can determine p value. So 360 से मिलता जुलता अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा, ये 6 का कुछ होगा ना, डेसिमल में मिलेगा हमें. तो आप चेक कीजिए ऑप्शन में 6 कहाँ पर है, सी पे है. तो बिना कैलकुलेट किए भी मैं बता सकती हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. ओके, 0.6 इसका आंसर है. बट आप घबराइए मत, हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ. देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं हार्डी वाइनबर्ग के. अब अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, और इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप दिया है तो ये इक्वेशन यूज करना है. तो देखिए गिवन क्या है, टोटल पॉपुलेशन दी है 1000 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप जो कि ये है 360. So frequency of individuals with homozygous dominant allele is equal to 360 divided by 1000, the total number of individual.
This will give you the frequency of individuals with homozygous dominant allele. सिमिलरली अगर रिसेसिव जीनोटाइप्स हैं, वो इंडिविजुअल्स 160 हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद रिसेसिव एलील हो जाएगा 160 बाई 1000 इज 0.16. हेट्रोजाइगस के लिए देखिए 480 बाई 1000 होगा, सो 0.48 क्या हो जाएगा 2pq. अब हमें सबका नहीं पूछा है, खाली फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील निकालना है. सो जस्ट इग्नोर द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड homozygous recessive, इनको इग्नोर कर दो. जस्ट फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद homozygous dominant allele जो कि 0.36 है. नाउ p square is equal to 0.36. So p will be square root of 0.36. 0.36 को I can write it like 0.6 into 0.6. So p will be 0.6. So this is how you will get this answer. 0.6 is the answer. Now, coming to the second part of the lecture, five factors are known to affect Hardy Weinberg equilibrium. Mutation and natural selection, I have already discussed. This was by De Vries and this was by Darwin. Now, we will talk about migration, genetic drift, and recombination. First one, migration. When migration of a section of population to another place in population occurs multiple times, then gene frequencies change. This is obvious, right? This makes sense. The frequency will change in the original as well as in the new population. So, new genes and alleles are added to the new population and these are lost from the old population. It increases the genetic diversity within a population by introducing new alleles. Then, what is drift? So, drift means when change in allele frequencies occur by chance. Okay, sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders, and the effect is called founder effect. So, this original population will reduce, drastically reduce in case of bottleneck scenario. In case of founders effect, a small group of individuals will move to a different area and establish a new population. Genetic drift decreases the genetic diversity. It is completely random process. It doesn't favor any particular allele. Changes in allele frequencies are due to chance events like random survival, reproduction or random loss of alleles. रिकॉम्बिनेशन कैसे अफेक्ट करता है एवोल्यूशन प्रोसेस को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेशन होता कब है? जितनी बार सेल डिवाइड करते हैं मायोसिस के थ्रू. ओके, मायोसिस किस में होती है? जर्म सेल्स में. सो मायोसिस का जो प्रोफेस 1 है उसमें एक सबस्टेज होता है पैचेटिन, एंड पैचेटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनमें रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, न्यू जीन्स क्रिएट होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स. So, this is the source of recombination. So, sexual reproduction is always associated with recombination of gene. Okay, so keep this in mind. So, based on all these factors, now we have a new theory of evolution which is called modern synthetic theory of evolution. So, it's not just natural selection or mutation exclusively, or migration, or genetic drift, or recombination. It is the sum total of all these factors that contribute in the process of evolution. Evolution of life on Earth is a complex process and it is governed by, controlled by, influenced by many factors. So, now we will review the textbook lines. First one, frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus supposed to remain fixed and even remain the same through generations. So, this is the assumption made by Hardy Weinberg principle. And you have to remember all these important lines. Allele frequencies in a population are stable and constant from generation to generation. The gene pool, what is gene pool? Total genes and their alleles in a population.
it also remains constant. This is called genetic equilibrium. And sum total of all the allelic frequencies is 1. Allelic frequencies are denoted in decimal form. Then frequency of a homozygous dominant individual is p square, okay, which is product of the probabilities. Similarly, the frequency of recessive homozygous recessive is q square and heterozygous is 2pq. So in all we get this algebraic equation: p square plus 2pq plus q square is 1. And this point is important. When frequency measured differs from expected value, it indicates the extent of evolutionary change. Then, five factors that are known to affect Hardy Weinberg equilibrium. So, please by heart all these five factors. So, there was a direct question in NEET: identify the factors which affect Hardy Weinberg equilibrium. Then, same lines which I have discussed already in the concept, these are picked from here. Then, effect of natural selection on speciation, recombination, mutations, genetic drift. And then lastly, this part, this we have already covered in lecture 5. Three types of natural selection: stabilizing, directional, and disruptive. So please check this lecture video. We have a numerical based on these three graphs. So this is the end of this lecture video. आई होप दिस वॉज यूज़फुल टू यू. आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और कभी भी ये मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन स्टूपिड है. ओके, ये हमारे भी टीचर्स और प्रोफेसर्स हमें कहते रहते थे कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओपन अप, आस्क दैट क्वेश्चन, बिकॉज नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. इफ इट मैटर्स टू यू, इट मैटर्स टू मी. Okay, so feel free to contact me and get your doubts cleared. I'm sure I will try my best to help you with any doubt you have regarding these topics. Thank you so much for watching my video and take good care of yourself.